अस्सलाम वालेकुम। तो ये अब हमारे पास प्रीलिम का पेपर है। और इस क्वेश्चन पेपर में क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स, दिस नंबर ऑफ एटम्स आर सेम एज प्रेजेंट इन 20 ग्राम कैल्शियम। तो पहले हम ये मालूम कर लेते हैं कि 20 ग्राम कैल्शियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो आपको मालूम है कि नंबर ऑफ एटम्स का एक डायरेक्ट फार्मूला है और एक नंबर ऑफ मोल पहले कैलकुलेट कर लें। तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करें तो हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 40। 40 इज द MR ऑफ द कैल्शियम। देखिए एटॉमिक नंबर 36 तक जो है ना, अगर आप मेमोराइज कर लें तो अच्छी बात है कि सारे एटॉमिक मासेस, वैसे तो ये पेपर में, क्वेश्चन पेपर में गिवन है। तो 0.5 मोल। अच्छा, 0.5 मोल है तो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आप कैलकुलेट करें, इसमें टाइम लग रहा है। तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 इंटू 10⁻⁻23। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 3.0115 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे लाइन से देखते हैं 16 ग्राम। तो अब इनके AR देखते जाएं। तो AR यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32, कार्बन इज 12 एंड पोटेशियम इज 39। तो देखिए यहाँ पे जो 20 है, 20 इज द हाफ ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द कैल्शियम। तो अब यहाँ देखिए हाफ ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ दीज एलिमेंट्स कौन सा है। 12 का हाफ 6 होता है तो ये तो हो नहीं सकता। 39 का हाफ जो है 19.5 होता है तो ये भी नहीं हो सकता। 24 का हाफ जो है 12 होता है, इसका AR जो है 12 भी है। तो इसका मतलब है कि इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। अलबत्ता दिस इज 16 एंड 16 इज हाफ ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। तो ये तो सही है। अच्छा, अगर आप इसे कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं तो कैलकुलेट करके देख लीजिए, वरना तो आपको इतनी कमांड होनी चाहिए कि आप इसे डायरेक्टली देखते ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। तो देखिए इसके लिए भी यही आ जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाइड बाय, नॉट मल्टीप्लाइड, तो यहाँ पर ये आपके पास इट इज 0.5 मोल। और मोल अगर 0.5 है तो अंडरस्टूड है कि 0.5 से जब नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे जो कैल्शियम में दिए गए हैं। तो कैलकुलेशन से भी आपको बात वाज़ेह हो जा रही है। अच्छा देखिए, अब ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि मास ऑफ द गैस दिया हुआ है एंड वी डोंट नो द आइडेंटिटी ऑफ द गैस। इसका वॉल्यूम है 11.2 लीटर। प्रेशर एटमॉस्फेयर से मालूम हो गया हमें, यूनिट से 0.25। और मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि इसके लिए कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो देखिए, जब एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, वॉल्यूम सब कुछ आ गया तो फिर हमें अंदाजा होना चाहिए कि PV इज इक्वल टू NRT का फॉर्मूला यूज हो सकता है। तो PV इज इक्वल टू NRT। PV इज इक्वल टू NRT आ गया। अच्छा, अब इस PV इज इक्वल अच्छा अब इस PV इज इक्वल टू NRT में जो है हमारे पास सब चीज़ें क्या स्टैंडर्ड कंडीशन में है। तो यस, सब चीज़ें स्टैंडर्ड कंडीशन में है। वॉल्यूम लीटर में है, नहीं, टेम्परेचर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। इसको केल्विन में करना है। अच्छा, आर की वैल्यू अगर हम ये सब एटमॉस्फेयर में ले लें तो आर मस्ट बी 0.082। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। हमें तो MR चाहिए। तो MR के लिए पहले आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए, आसान सा काम है। तो N इज इक्वल टू PV/RT। तो PV इज इक्वल टू NRT। P इज 0.25, volume is 11.2, and here value of R is 0.082 and temperature is 273 Kelvin। तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए ये हैं 0.125। 0.125 मोल। अच्छा, 0.125 मोल आपके पास ये मोल्स आ गए हैं। तो अब आपको अगर मोल्स मालूम है, मास भी मालूम है, तो आपके लिए जो फॉर्मूला होता है, याद करें कि मैंने आपको ट्रायंगल सिखाया था कि यहाँ आ गया मास, यहाँ आ गया नंबर ऑफ मोल, यहाँ आ गया MR। तो अगर MR मालूम करना है तो फॉर्मूला जाएगा मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। तो हमें MR ही मालूम करना है। तो मास यहाँ पे गिवन है हमारे पास 4 ग्राम, डिवाइडेड बाय 0.125। तो आपके पास आंसर यहाँ पर आ जाएगा 130, सॉरी नॉट 132, आंसर आ जाएगा 32। तो डायरेक्ट कैलकुलेशन थी ये।
थोड़ा सा लेंथी जरूर है ये न्यूमेरिकल, लेकिन इसका आंसर फिर आ गया 32। अच्छा, अब अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो बज़ाहिर ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन लगता है कि इसमें आपको मास ऑफ एल्युमिनियम भी दिया हुआ है, मास ऑफ HCl भी गिवन है, और आपसे मालूम करना है कि कितनी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो और वो भी क्या है, मोल्स में है। चलें, ये मोल में है तो आसान हो गया, मास कैलकुलेट करना तो ज़रा डिफिकल्ट होता। तो अगर आप ये देखें तो एल्युमिनियम का अगर एटॉमिक मास देखें वो 27 होता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम हो गए आपके पास 1 मोल, क्योंकि 27 डिवाइडेड बाई 27, 1 मोल। अच्छी सारी जहन में कैलकुलेशन हो जानी चाहिए न्यूमेरिकल करते वक्त। तो ये 1 मोल हो गया। अगर आप HCl को देखें तो HCl का MR होता है 36.5, उसको डबल देखें तो वो 73 होता है। तो इसका मतलब है कि ये भी हम डायरेक्ट निकाल सकते थे कि इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं 2 है। तो अब आप ये देखिए फ्रॉम द इक्वेशन 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद 6 मोल्स ऑफ HCl। तो अंडरस्टूड है कि अगर आपके पास 1 मोल एल्युमिनियम है तो आपके पास 3 मोल HCl होने चाहिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली एज पर द गिवन डेटा देर इज देर आर ओनली 2 मोल्स ऑफ HCl। तो आपके पास सिर्फ 2 मोल्स हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि एल्युमिनियम प्रॉब्लम में जितने HCl होने चाहिए थे उससे कम है। तो फिर HCl क्या हो गया, HCl इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी HCl इज द LR। LR मीन्स लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी थ्योरी में कि जो चीज़ रिक्वायर्ड से कम होती है तो लाजमत है जो भी आपकी प्रोडक्ट है वो इस पर डिपेंडेंट होगी। अच्छा, तो अब ये सोचिए कि 6 मोल से 3 मोल्स हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहे हैं, और है कितने इसके 2 मोल्स। 2 मोल का मतलब हो गया इट इज 1/3 ऑफ दी 6। तो फिर हाइड्रोजन गैस कितनी प्रोड्यूस होगी, उसका 1/3। तो 3 का 1/3 क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका आंसर 1 है। इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करना था, इसके लिए ये नहीं है कि आप लंबी चौड़ी कैलकुलेशन कीजिए। लाजमत है हर न्यूमेरिकल में अगर कैलकुलेशन करेंगे तो फिर टाइम ज़ाया होता है। तो इसका आंसर है 1। कैसे है 1, इसको अब आप अगर चेक करना चाहें तो आप कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बता दिया है। अच्छा, दिस इज द MCQs नंबर 4। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रिएक्शन शोन बिलो। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि इस रिएक्शन में कुछ चीज़ें बहुत वाज़ेह हैं। नंबर 1 ये कि आपके पास जो डेल्टा है यानी एंथैल्पी चेंज है, ये माइनस में आ रहा है। और माइनस का मतलब हो गया दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक का मतलब है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन थर्मल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड दैट इज रिलीज फ्रॉम द सिस्टम। तो इसकी कैलकुलेशन क्या है, 337.2 किलो कैलोरी पर मोल। सो पर मोल का मतलब ये हो गया कि 1 मोल के लिए बात हो रही है, लेकिन कब, अगर इक्वेशन को देखें तो दिस इज फॉर C2H4। C2H4 इज इथीन। तो इथीन के लिए दिस इज पर मोल एनर्जी। तो बात वाज़ेह हो गई है। तो आपको खुद ही नजर आ रहा है कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कि 337.2 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी आर रिलीज फॉर एवरी मोल ऑफ C2H4 गैस रिएक्टेड। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्यों गलत है, क्योंकि दूसरे में एब्जॉर्ब आ रहा है, तो ये एब्जॉर्ब तो नहीं हो रही है, वरना बाकी स्टेटमेंट तो सेम है, 1 मोल भी सही है, ठीक है, लेकिन ये एब्जॉर्ब लिख रहा है इसलिए गलत है। तीसरा क्यों गलत है, सी क्यों गलत है, फॉर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्टेड। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की पहली बात तो ये कि कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स हैं, और दूसरी बात ये है कि ये रिएक्टेड थोड़ी है, ये तो प्रोड्यूस्ड है, तो इसलिए भी गलत है। डी में देखें तो क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब फॉर एवरी मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्टेड, तो भी गलत है, क्योंकि नंबर 1 तो ये रिएक्ट ही नहीं कर रही है। नंबर 2 के एवरी मोल नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे एक सेंटेंस होता कि 337.2 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी is released for every 2 mole of carbon dioxide gas produced from this reaction, तो वो भी सही होता, क्योंकि 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं फ्रॉम दिस रिएक्शन, इसका मतलब इसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो 2 मोल प्रोड्यूस होते हैं 1 मोल से, तो इनडायरेक्टली वो पहले स्टेटमेंट की ही दूसरी शक्ल है। तो बहरहाल इसका आंसर क्या है, ए है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आप देखें तो यहाँ पे क्या है कि आपसे मालूम किया गया कि विच इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ Cu+1 आयन। तो कॉपर+1 आयन या कॉपर 1 आयन। तो पहले तो आप देखिए कि कॉपर की अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है। कॉपर की अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एटॉमिक नंबर 29 के लिहाज से देखें तो याद होना चाहिए आपको कि यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, दिस इज इक्वल टू 2 2 एंड 6 10 18। 18 इज आर्गन। कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास करके देख लीजिए। आर्गन के बाद क्या है, यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन्स और होने चाहिए। फॉरेस्ट पहले फिल होता है, फॉरेस्ट टू 3D9। लेकिन हम जानते हैं कि कॉपर और क्रोमियम की केस में दिस इज नॉट द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन आता है, और इसकी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है कि यहाँ पे आर्गन है
यानी कि रिमेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस। एंड अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाए तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे D10 हो गया, कंप्लीटली फिल्ड हो गया, ये हाफ फिल्ड है। तो हमेशा हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एटॉमिक फॉर्म में ये है। अच्छा, जब इसका आयन बनेगा तो आयन बनते वक्त हमेशा वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। तो वैलेंस शेल तो ये है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा, सिर्फ 3D10 रह जाएगा, यानी आर्गन के बाद सिर्फ 3D10। तो इसमें अगर आप देखें तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई। यहाँ तक की कॉन्फ़िगरेशन तो वही होगी जो आर्गन वाली है, और इसके बाद आ गया 3D10। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब इस MCQ नंबर 6 में अगर आप देखें तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एवरीबडी शुड नो इट। कि आपके पास फॉरेस्ट में एन और एल की वैल्यू निकालना है। एन इज द प्रिंसिपल काउंटर नंबर एंड एल इज द एजिमुथल काउंटर नंबर। तो हमें मालूम है कि जो ये नंबर होता है, जैसे अगर फॉर एस लिखा हुआ है तो फॉर एस में से जो ये वैल्यू है ये एन होती है, और ये वैल्यू जो है वो एल होती है। तो एन को कैलकुलेट करना तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। तो एन इज इक्वल टू 4। तो हम सिर्फ एन को ही देखें तो हम आप इसके आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो आंसर शुड बी बी। लेकिन एल की वैल्यू को बहरहाल चेक तो करना है। तो एल की वैल्यू क्या होगी, एस। एस इज इक्वल टू 0। तो एल की वैल्यू 0 होगी, क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि अगर ऑर्बिटल एस होता है तो एल की वैल्यू 0 होती है, अगर ऑर्बिटल पी होता है तो एल की वैल्यू 1 होती है, ऑर्बिटल डी होता है तो एल की वैल्यू 2 होती है, और अगर एफ होता है तो एल की वैल्यू 3 होती है। बहरहाल ये चीज़ें याद रखिएगा, थ्योरी की चीज़ें हैं, लेकिन इस MCQs में इसी तरह से डायरेक्ट करना है। किसी भी ऑर्बिटल के बारे में आ जाए आप कर सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर MCQs नंबर 7 जो है वो तो डायरेक्ट है। VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रेडिक्ट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो हमें मालूम है कि VBT से हमें बॉन्ड लेंथ भी मालूम हो सकती है, ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट है, तो फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ भी मालूम हो रही है, और जब बॉन्ड स्ट्रेंथ मालूम है तो बॉन्ड एनर्जी भी मालूम हो सकती है हमें। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हमें मालूम नहीं हो सकता VBT के थ्रू। बॉन्ड ऑर्डर के लिए फिर हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की तरफ जाना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, दिस टाइप ऑफ रिपल्शन बिटवीन द बॉन्ड एंगल इन अमोनिया अमोनिया मॉलिक्यूल फ्रॉम 109.5 डिग्री टू 107 डिग्री। तो हमें मालूम है कि 109.5 डिग्री का जो एंगल है ये टेट्राहेड्रल के लिए होता है, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि हर तरफ से 4 बॉन्ड पेयर्स होते हैं। लेकिन अमोनिया में भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो हैं, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में दो तरफ जो है, सॉरी 3 तरफ जो है ये बॉन्ड पेयर्स हैं, और एक लॉन पेयर है। तो बेसिकली लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन से ज्यादा होती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्जन है, ये इस बॉन्ड एंगल को रिड्यूस कर देता है, जो कि होना चाहिए था 109.5 डिग्री, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर एंड दैट कॉजेज लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन। सो दिस बॉन्ड पेयर लॉन पेयर रिपल्जन कॉजेज दिस रिडक्शन इन बॉन्ड एंगल। तो इसका आंसर है सी, बॉन्ड पेयर लॉन पेयर रिपल्जन। तो बॉन्ड एंगल रिड्यूस होकर हो जाता है 107 डिग्री का। MCQ नंबर 9 में क्या है, द यूज ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट के नाम से जहन में आता है कि जी कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। यस, ट्रू। लेकिन आगे भी तो पढ़ें, कैटलिस्ट फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन इन अ क्लोज कंटेनर। तो डेफिनेटली वहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो याद रखिएगा कि कैटलिस्ट ना तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है, ना तो इससे कोई मैग्नीट्यूड ऑफ कैसी पे कोई इफेक्ट आना है। ठीक है। तो अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इफेक्ट नहीं आता तो फिर ए और डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। और दूसरी तरफ जब हमने ये बता दिया कि कैसी तो सिर्फ अफेक्टेड ही टेम्परेचर से होता है, इट इज अ रियल कांस्टेंट दैट कैन बी अफेक्टेड ओनली एंड ओनली बाय टेम्परेचर। इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं जो कैसी चेंज कर सके। हाँ, हर रिएक्शन के लिए अलग कैसी वैल्यू होती है वो एक अलग बात है, वो तो आप जानते ही हैं। तो कैटलिस्ट क्या करेगा फिर? कैटलिस्ट कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, तो इक्विलिब्रियम अचीव फास्टर। तो ये है इसका आंसर। MCQ नंबर 10 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, स्कूल लेवल का ये तो अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, वुड बी एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और सैचुरेटेड। देखें, सैचुरेटेड का तो उस तक हमें मालूम नहीं हो सकता जब तक कि हमें ये मालूम ही ना हो कि कितनी अमाउंट कितने वॉल्यूम में डिजोल्व की गई है। तो सैचुरेटेड वाली बात को तो आप 100% इग्नोर करेंगे। अच्छा, अब रही बात न्यूट्रल या एसिडिक या बेसिक होने की, तो अब इसका रिएक्शन करके देख लीजिए वाटर के साथ। अगर ये वाटर से रिएक्शन होगा तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगी? तो देखिए, इसका जो नेगेटिव आइन है वो हाइड्रोजन ऑफ वाटर के साथ कंबाइन होगा। तो नेगेटिव आइन है HCO3,
तो ये बना देगा, एक और हाइड्रोजन आ जाएगा तो H2CO3 हो जाएगा, ये कार्बोनिक एसिड बन गया। जबकि OH कंबाइन हो जाएगा इसके पॉजिटिव पार्ट के साथ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। और इस तरह के डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस कहते हैं, तो इसकी हाइड्रोलिसिस हुई है। तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस हुई तो अभी देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे फॉर्म हुआ है वीक एसिड, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से यहाँ पर जो किसका इफेक्ट प्रीडोमिनेंट होगा, डेफिनेटली बेस का होगा। तो इसलिए इसका सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक इन नेचर होगा। तो जब हम सोल्यूशन के बात करेंगे तो हम इस रेफरेंस से बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि ये सॉल्ट एसिडिक है या बेसिक, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एन एसिडिक सॉल्ट। अब ये एसिडिक सॉल्ट क्यों है, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन मौजूद है, ये अपना ये हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है। अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो फिर इसका हाइड्रोजन OH के साथ मिलकर वाटर बनाएगा, और साथ में जो दूसरी प्रोडक्ट है वो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सॉल्ट है तो एसिडिक, लेकिन जब इसको वाटर के साथ सोल्यूशन बनाएंगे तो ये बेसिक सोल्यूशन देगा। क्योंकि एसिडिक होने का रीजन ये है कि वेदर इट हैज हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन एटम दैट कैन बी डोनेटेड टू अ बेस। तो यस इट हैज, तो इसलिए ये सॉल्ट एसिडिक है लेकिन सोल्यूशन बेसिक देगा। ये बात बहुत अच्छे से जहन में रखिएगा। पर देखिए कि यहाँ पे बहुत डायरेक्ट सवाल है कि द प्रेशर लॉ इन्वॉल्व इन द लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेज। अब लिक्विफेक्शन के लिए ना तो लिचेटर प्रिंसिपल यूज होता है, क्योंकि लिचेटर प्रिंसिपल आपने देखा है कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को शिफ्ट करने के लिए, फेवरेट बनाने के लिए होता है। हेनरीज लॉज इज रिलेटेड टू डिसोल्यूशन ऑफ गैसेज इन वाटर। चार्ल्स लॉ इज द प्रेशर वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप इन आइडियल गैस लॉज। तो एक ही आंसर बचा, तो यही होगा। ये उस सूरत में जबकि आपको नहीं मालूम है, और अगर आप पढ़कर आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको वैसे डायरेक्टली पता चल जाएगा कि लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेज जो है ये जूल्स थॉमसन इफेक्ट पे जो है डिपेंड करता है, इस पर बेस्ड है। नंबर 12 इज रिलेटेड टू लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज। अब मालूम ही है कि इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज होंगे। तो याद रखिएगा लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज ये अमंग द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होती हैं। तो जनाब ये सारे नॉन पोलर में बिल्कुल होंगे इनमें लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज। लेकिन ये लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज उन मॉलिक्यूल्स में ज्यादा होती हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्पर्जन ज्यादा आसानी से हो सकता है। तो जितना लार्जर मॉलिक्यूल होगा उतना ज्यादा डिस्पर्जन होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा जो सबसे लार्जेस्ट मॉलिक्यूल है वो CH4 है, ठीक है। और भी दूसरे फैक्टर्स हैं जिन पर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस डिपेंड करती हैं, आपने थ्योरी में पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा एटम्स किसके पास हैं। और भी फैक्टर्स हैं, दूसरे फैक्टर्स भी देखे जाते हैं, बात बात एटॉमिक साइज देखा जाता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लोरीन, ब्रोमीन, इन दोनों में से सबसे ज्यादा लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस किसमें होंगी। हालांकि दोनों डायटोमिक है, इसमें भी दो एटम है, इसमें भी दो एटम है, लेकिन हमें मालूम है कि इसका साइज ज्यादा है, तो फिर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस वुड बी स्ट्रॉन्गर इन ब्रोमीन एज कम्पेयर टू क्लोरीन। और यही वजह है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। आपको मालूम है कि रूम टेम्परेचर पर ब्रोमीन लिक्विड है जबकि क्लोरीन गैस है। तो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस डिपेंड्स ऑन द साइज एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। MCQs में अगर आप नोट करें तो यहाँ पर कुछ टर्म्स दी हुई हैं, एनाइसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी, सिमेट्री, आइसोमॉर्फिज्म। अच्छा, सवाल क्या है, अ बिग क्रिस्टल कैन बी क्लीव्ड और स्प्लिट इनटू स्मॉलर साइज ऑफ आइडेंटिकल शेप, दिस इज द की पॉइंट। अब वो क्लीव तो हो जाता है, अब क्लीव हो जाता है तो यहाँ पर तो क्लीवेज आना चाहिए था आंसर। लेकिन यहाँ पर एक और चीज हिडन है, दैट इज सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब है कि दे हैव क्लीवेज प्लेन्स वेयर दे कैन बी कट इनटू इक्वल पार्ट्स। तो अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री होगी तो फिर उसमें ये क्लीवेज वगैरह हो सकती है। तो इसका आंसर है सिमेट्री, डायरेक्टली आंसर पे पहुंचे हम। अच्छा, अगर आपको आंसर नहीं मालूम है तो देखें आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये तो है कि प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। एनाइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टीज आर सेम फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। आइसोमॉर्फिज्म डिफरेंट कंपाउंड्स की बात कर रहे होते हैं कि डिफरेंट कंपाउंड्स हैं लेकिन उनकी ज्योमेट्रिकल शेप यानी क्रिस्टलाइन शेप सेम है, तो आइसोमॉर्फिज्म होता है। नंबर 14 इज रिलेटेड टू केमिकल काइनेटिक्स। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विल बी स्लोअर, द एक्टिवेशन एनर्जी इज स्लोअर, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज हायर, द एंथैल्पी चेंज इज नेगेटिव, द एंथैल्पी चेंज इज पॉजिटिव।
तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि एंथैल्पी चेंज का रेट ऑफ रिएक्शन से बरह रास्त कोई रिलेशन नहीं होता है। तो इन दोनों आंसर्स को तो इग्नोर कर दीजिए। अब बात यह है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लोअर और हायर होने से क्या फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। आपने एनर्जी प्रोफाइल ग्राफ देखा हुआ है कि अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो लाजमत उसकी प्रोडक्ट यहाँ पर आ गई और रिएक्टेंट यहाँ पर आ गए। अब ये एंडोथर्मिक के लिए भी हम बना सकते थे। एक दूसरा रिएक्शन है, उसमें भी सपोज करें कि रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी ही है लेकिन उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा है, तो लाजमत ये फास्ट होगा, ये स्लो होगा और ये फास्ट होगा, जो रेड लाइन से शो किया गया है। तो इसका मतलब है कि आंसर इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज हायर देन द रिएक्शन वुड बी स्लोअर। अच्छा, अगर इसको एक और तरह से भी आप देखें तो आपको मालूम है कि जब हम कैटेलाइज्ड और अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो उस वक्त तो हम यही इसी तरह से ग्राफ बना रहे होते हैं कि अगर ये अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन है, दिस इज अनकैटेलाइज्ड, कैटेलाइज्ड रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम है और ये रिएक्शन फास्ट होता है, तो आंसर यही है 14। 14 का आंसर बी, न्यूमेरिकल नंबर 15 इज रिलेटेड टू द रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड कैसी। तो हमें मालूम है कि इसके लिए जो फॉर्मूला है वो हमने ड्राइव भी किया है कि के पी इज इक्वल टू के सी इंटू ब्रैकेट ओपन आर टी डेल्टा एन। और डेल्टा एन क्या होता है, प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो अब सवाल ये है कि इसमें डेल्टा एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर डेल्टा एन की वैल्यू जीरो होगी तो हमें मालूम है कि ये पूरी टर्म जो है आपके पास वन हो जाएगी, बिकॉज एक्स नॉट इज इक्वल टू वन। तो फिर ये हो गया के पी इज इक्वल टू के सी। तो फिर आपके पास आंसर आ गया सीधा सीधा जीरो हो गया, यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी अगर ये वन होता तो आर टी मल्टीप्लाई हो जाता तो केपी की वैल्यू कैसी से ज्यादा होती, और अगर माइनस वन होता तो फिर डेफिनेट बात है कि वो डिनोमिनेटर में चला जाता और उसको कैसी को डिवाइड करता तो केपी की वैल्यू कैसी से कम हो जाती। क्वेश्चन नंबर 16, एमसीक्यू नंबर 16 इज रिलेटेड टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन शेप्स। तो देखें, ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, वाइल द अल्फा बीटा एंड गामा एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री एंड दे आर इक्वल। तो ये कुछ ऐसी शेप आ गई है। अब अगर इस शेप को आप और करें तो इट इज somehow related to मैच बॉक्स, माचिस की डिबिया जैसा हो गया ये देखिए तीनों लेंस डिफरेंट हैं लेकिन सबके एंगल जो है 90 डिग्री के हैं। तो ये शेप जो होती है ऑर्थोरोम्बिक होती है। एमसीक्यू नंबर 17 इज इट इज रिलेटेड टू ड्राई सेल। ड्राई सेल की मुख्तलिफ काइंड्स होती हैं। हमारे सिलेबस में जो ड्राई सेल है वो जिंक मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड वाला ड्राई सेल है। तो फिर हमें इसमें पहली बात तो है कि इस इक्वेशन को वैसे इग्नोर कर देना है, यानी ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। अब आगे बात कि जनाब इनमें से क्या होगा, इनमें से क्या होगा, तो अब ये चीज़ थोड़ा सा मेमोराइज करने की ज़रूरत है कि जिंक इज़ यूज्ड एज एनोड। तो जिंक जो है एनोड के तौर पे यूज़ होता है। और ये बात हम जानते हैं कि इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। जब भी एनोड का वर्ड आ रहा है, वेदर इट इज़ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, बैटरी, ड्राई सेल और गैल्वेनिक सेल, एनोड पर हमेशा क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। अब ऑक्सीडेशन भी मुख्तलिफ स्पीशीज़ की होती है। समटाइम इलेक्ट्रोड खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होता है और समटाइम कोई और ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा होता है। तो अब यहाँ पे देखें तो ऑक्सीडेशन हो कहाँ रही है, इसमें तो ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है, तो रिडक्शन है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब रह गई दो बातें यहाँ और यहाँ। यहाँ पर अगर आप MnO2 को Mn2O3 में देखें, कन्वर्ट करें, तो यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है क्योंकि 4 ऑक्सीजन है ना।
सॉरी 2 ऑक्सीजन है तो 2 2 4, -4 ये है तो इसको +4 बैलेंस कर रहा होगा क्योंकि इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है। और यहाँ पर 2 मैग्नीज हैं, 3, 3 2 6, राइट साइड पे ले जाइए तो -6 को 2 मैग्नीज जो है बैलेंस कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे एक मैग्नीज के ऊपर +3 चार्ज है। तो अगर मैग्नीज +4 से +3 में कन्वर्ट हुआ है तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। हमें इतने ज्यादा झंझट में पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, ये तो हमें इक्वेशन भी बता रही है कि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जब इलेक्ट्रॉन इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर।